दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बने रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आप। थैंक यू सर। अच्छा, कैसा रहा सर इंटरव्यू, और अपने बारे में सबसे पहले बताएंगे कि क्या नाम है, अटेम्प्ट क्या है और मीडियम क्या है आपका? मेरा नाम अतुल है। ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है जी। और मेरा माध्यम इंग्लिश ही रहा है शुरू से अंत तक। जी। अभी जो मेरा इंटरव्यू था उसमें राज शुक्ला सर के बोर्ड में आने का मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत अच्छे सर है वो। जैसे मैंने उनके बारे में सुना था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, वैसा आज उनका मिजाज नहीं था। सिंपल क्वेश्चन पूछे मेरे से और मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार के बारे में पूछा, और मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे CAG के बारे में पूछा, और भी बहुत सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा, मेरे रिसर्च पेपर्स के बारे में पूछा। तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेस नहीं हुआ। जैसे बाकी मॉक्स में बताते हैं वैसा यहाँ पे बिल्कुल वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और ये जान के मेरे को बहुत खुशी है कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया आज। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब आपकी कब लगी थी और कौन से डिपार्टमेंट में? मैं 2022 के बैच से लगा हूँ और मैं CAG में सेंट्रल रेलवे के ऑडिट में अभी कार्यरत हूँ। CGL से सिलेक्टेड हैं आप? अच्छा। तो प्री की जो रणनीति होती है काफ़ी चैलेंजिंग होती है। प्री निकालना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि खासकर CSET में बहुत सारे लोग रह जाते हैं, कोई फर्स्ट पेपर में रह जाता है। तो क्या कर रहे थे इसके लिए आप, कैसे अपने तैयारी? CSET के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रही है। जी। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से वो मेरे को मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जो GS है उसमें एक चीज़ मैं सब बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह माने। जितना टाइम आप पॉलिटी या हिस्ट्री में देते हैं उतना ही टाइम बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने में लगाएं। 3-4 बार करने के बाद समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है। और एग्ज़ाम में भी मैं वो वही सारा कुछ 1 दिन 2 दिन पहले करके गया था। उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे नंबर आने की आशंका है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ाई 50%, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30%, और बाकी अपने आप को शांत रखना, जो चीज़ें पढ़ी है उस पर सोचना 20%। ये तीनों के माध्यम से आप एग्ज़ाम हमेशा निकाल पाएंगे। अच्छा, PYQ की बात करें तो कितने सालों के PYQ प्री और मेंस के लिए कंपलसरी आपको लगते हैं और आपने लगाए हैं? कंपलसरी तो 10 साल अगर कोई कर ले ढंग से तो काफ़ी है। मैंने बहुत मेहनत किया था। मैंने 1994 के तब से जो PYQs है वो कवर किया था, बार बार कवर किया था। और जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं मैं उनको कहूँगा कि आप कोई भी कसर ना छोड़ें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है आज, और बहुत लोग बहुत टाइम दे रहे हैं। तो 10 साल से शायद नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप और पीछे जाके और पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा। तो कैसे आप एनालिसिस कर रहे थे? जैसे PYQ लगा भी रहे थे तो क्या तरीका था आपका इस पर? PYQ लगाने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया। क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ जाते हो तो इस साल के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझ में आता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग देशों के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। कभी कभार हमारे आसपास के देशों के बारे में कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, कभी नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो सब के बारे में अगर आप थोड़ा ख्याल करेंगे तो समझ में आएगा एक ट्रेंड कि इन देशों के बारे में ऐसे ही बात किया जाता है। हमारे पशु के बारे में कुछ अच्छी बातें ही कही जाती है, हमारे सेक्युलरिज्म के बारे में अच्छी बातें ही कही जाती है। तो अगर वैसा स्टेटमेंट है जो इन सब के हिसाब का नहीं है तो उसको गलत माना जा सकता है। अगर आप इतना एनालिसिस करके बैठे एग्ज़ाम में तो बहुत आसानी रहता है। अच्छा, आपने बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो CSET में प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैथ के अलावा भी यदि CSET निकालना पॉसिबल है तो आप क्या रणनीति बताना चाहेंगे इसके लिए? मैथ्स के अलावा इंग्लिश पे भी फोकस किया जा सकता है। क्यों कि मैथ्स और इंग्लिश लगभग सेम ही वेटेज का रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो CSET का वो ज़्यादा टफ है मैथ्स से। मैथ्स को काबू करना ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो आप मैथ्स के फॉर्मूलाज पे ध्यान दें, और बहुत कम एफर्ट से CSET निकाला जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो फॉर्मूलाज है आप उसको ढंग से माने, ढंग से उसका प्रैक्टिस करें। अगर आप 10 दिन भी देते हैं तो मेरा मानना ये है कि CSET निकाला जा सकता है। अच्छा। सर, अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट भी जैसे पहला पेपर GS फर्स्ट होता है, फिर CSET होता है। कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया था? मैंने इस बार 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे GS में, और इसमें CSET में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए किए थे। तो
जैसे 80 किए आपने, तो बहुत सारे लोग आपको सुन के भी 80 कर सकते हैं, तो आपने 80 इसलिए किए क्योंकि आप पे आ रहा होगा? मैंने 80 इसलिए किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में IIT से आता जी, जी। हूँ और मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया है। उसमें भी काफ़ी अच्छे 99.7 परसेंटाइल लाया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा है। हाँ। तो मैथ्स और इंग्लिश मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं मानता हूँ मुश्किल हो सकता है। लेकिन मेरी बातों को सुन के आप अपना स्ट्रैटेजी ना बनाएं। यही गलती मैंने भी अपने पहले अटेम्प्ट्स में किया, जहाँ पे मैं दूसरों को समझ के ही मैं अपनी काम करने का कोशिश करता था। लेकिन आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे इस एग्ज़ाम में, आप चाहे तीनों स्टेज हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, उसमें आप अच्छे नहीं कर पाओगे। तो ये जर्नी सबसे पहले आपको अपने बारे में समझने का है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जैसे मैं ऑफिस के साथ काम करता हूँ, तो टाइम की कमी के कारण मेरे को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ सकता हूँ। उसी हिसाब से आप लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के ही इस प्रोसेस में आगे बढ़ें। अच्छा अच्छा, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है तो ऑप्शनल भी आपका मैथ होगा या कुछ और ऑप्शनल है? मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। अच्छा अच्छा, तो ये आप लेने का क्या बता सकते हैं? मैथ तो आपका अच्छा ही होगा वैसे, फिर इसमें क्यों आए हो, क्यों लिया आपने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का मेरा 3 वजह था। जी। पहला कि इसका GS से ओवरलैप है, तो मैं कम टाइम में इसको कर सकता हूँ। दूसरा कि अगर ये एग्ज़ाम ना भी हो तो इसमें जो लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बताते हैं, वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और वो मुझे अपनी लाइफ में बाकी या आगे भी यूज़ आएगा। और तीसरा ये वजह है कि रेलिवेंस है उसका सिविल सर्विसेज में। अगर हम आगे जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो सारा इसमें पढ़ाए जाते हैं, तो वो काफ़ी काम किया है। अच्छा अच्छा, अब सर इसके बाद चलते हैं हम आंसर राइटिंग। कब से स्टार्ट की थी और आंसर राइटिंग करने का क्या तरीका रहता था आपका? मेरा स्ट्रैटेजी अलग रहा है, क्यों कि मैंने बस 3 महीने में मेंस का पूरा आंसर राइटिंग किया है। जब प्री का रिज़ल्ट निकला या उससे पहले जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो मुझे अच्छे नंबर आने की आशंका थी। मैंने तभी से ही आंसर राइटिंग चालू किया। उससे पहले मैंने आंसर राइटिंग पे उतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में मेरे प्री में ही मुश्किल आ रही थी। अच्छा अच्छा, मैंने आंसर राइटिंग जो है ऑफिस के साथ किया है, तो मैंने बहुत कम टाइम में आंसर राइटिंग किया है। तो आप मेरा स्ट्रैटेजी शायद उतना काम नहीं आए लोगों को, लेकिन मैंने ज़्यादा नॉलेज पे फोकस किया और एक स्ट्रक्चरिंग करने पे फोकस किया। जो नॉलेज और स्ट्रक्चरिंग एक बार हो जाता है आंसर्स में, उसके बाद आप कोई भी आंसर का जवाब दे सकते हो बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझना और शुरू के 3-4 पैराग्राफ में ही उसको आंसर कर देना। अगर आप ये करने का सारा प्रोसेस सीख जाते हैं, जो कि एक दिन में नहीं, बार बार प्रैक्टिस से आता है, और अपने ही आंसर्स को खुद से पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि ये मिसिंग था। ये 3-4 बार करने के बाद आप सारे एक सब्जेक्ट आप कर लोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी हो जाएगा। अच्छा, कीवर्ड्स जो कोई पॉइंट्स हों जो टॉपर्स की कॉपी में आपने देखे हों या नहीं भी देखे हों, लेकिन कीवर्ड्स जो बताना चाहें, क्या क्या हमें फैक्टर ध्यान देना होता है? मैंने कीवर्ड्स को अंतिम 20 दिन में पढ़ाई किया था। मैंने शुरू में बस आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चरिंग और कोड ऑफ आंसर को, कोड ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करने में दिया था। लास्ट के 15-20 दिन में आप फैक्ट्स, डेटा, कीवर्ड्स, ट्रेंड्स, डायग्राम वगैरह जो है लास्ट में प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन आप शुरू से करेंगे तो जो मेन काम है वो रुक जाएगा। आप शुरू आंसर को जस्टिफाई करने से करिए और लास्ट में ये सारे कीवर्ड्स और फैक्ट्स, डेटा डालना हो जाता है। वो ज़रूरी भी है लेकिन हो जाता है बाद में। अच्छा अच्छा सर, ऐसे और एथिक्स कैसे किया सर आपने? ऐसे मैंने हर दूसरे या तीसरे चौथे दिन मैं प्रैक्टिस करता था। शुरू में मैंने करीबन उसमें 50 दिन दिए हैं, मतलब हर तीसरे चौथे दिन मैंने 12-15 ऐसे लिखा है। अपने दोस्तों से चेक कराया, फैकल्टी से चेक कराया, बहुत सारा उस पर फोकस किया था। ऐसे होने के बाद मैंने एथिक्स पे बस 2 या 3 काम किया। मैंने एक टॉपर के नोट्स उठाए थे, मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने टॉपर के नोट्स उठा के उसको 3-4 बार पढ़ा और कुछ याद नहीं किया, बस समझा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और ये टॉपर उसको कैसे जवाब दे रहे हैं। ये समझने के बाद मैंने 10 दिन में बहुत सारे कोटेशंस याद कर लिए थे। याद करने का काम मैंने लास्ट में किया, पहले मैंने समझने का काम किया है बस 3 महीने में। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और जिनके पास कम टाइम है वो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब NCERT की बात करें, NCERT आपने पढ़ी थी कि स्किप किया है? नहीं, मैंने स्किप बिल्कुल नहीं किया है। मैंने NCERT शुरू से अंत तक पढ़ा है। लेकिन ये मैंने पुराने अटेम्प्ट से पढ़ा था, क्योंकि एक बार बेस बन जाता है तो वापस से पढ़ने में उतना आउटपुट नहीं है। तो शुरू में मैंने NCERT पे काफ़ी फोकस किया था, लेकिन जब मुझे लगा कि
इसका इनफ कवरेज हो गया है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी को वापस उतना रिवाइज़ नहीं किया। अच्छा अच्छा, पढ़ना ही काफ़ी है कि उसके नोट्स बनाना बेहतर होगा? मेरे ओपिनियन से आप एक बार पढ़ लोगे और बुक के साइड में ही नोट्स बना लोगे और वापस रिविज़िट करोगे अपने हाथ से जो लिखा हुआ है, वो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम या क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लेवल के ऊपर से आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के लेवल पे ही बहुत एफर्ट डालते हो तो जो एक्चुअल डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, जो एक्चुअल करंट अफेयर्स के ट्रेंड्स हैं या जो डेटाज हैं, उस पर आपका एनर्जी कम हो जाएगा। तो एक लिमिटेड एनर्जी आप एनसीईआरटी पे डालें, बट एनसीईआरटी को स्किप करना तो वो सुसाइडल है। एनसीईआरटी करना ही चाहिए, करना ही है, वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा अच्छा, अब करंट अफेयर्स की भी आपने अभी बात की, करंट अफेयर्स को करने का क्या तरीका, मैगजीन या न्यूज़पेपर या दोनों कर रहे थे आप? मैं ऑफिस के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया था मैंने, लेकिन ऑफिस के प्रेशर की वजह से मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में नहीं पढ़ पाया। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि बस मैगज़ीन ही कवर करूँगा, और ये मैंने कॉन्शियसली चॉइस लिया था, जो कि बाद में इंटरव्यू के टाइम पे मुझे समझ में आया कि उसके फ़ायदे नहीं नुकसान ही हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर न्यूज़पेपर फॉलो करें, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर पा रहे जॉब की वजह से, तो न्यूज़पेपर नहीं भी फॉलो करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बिना भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन डबल डेडिकेशन चाहिए रहेगा टू मेकअप फॉर द न्यूज़पेपर। अच्छा, अभी 2026 का प्री नज़दीक है, अब इस समय से आपने क्या किया था, क्या रूटीन हो गया था आपका प्री के लिए, क्या केवल डेडिकेटेड होगी, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए? मैंने 12 फरवरी 2025 से प्री का अपना शेड्यूल बनाया था और आज 13 फरवरी है, 1 साल पूरा होने को आया। सबसे पहले जो मैंने किया था, मेरे पास आईपैड है, आईपैड यूज़ करता हूँ, तो उस पर हर दिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सुबह से शाम, सुबह में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन में और रात में क्या करना है, वो पूरा मैंने एक दिन बैठ के पूरा शेड्यूल बनाया था और मैंने 95% उसको फॉलो किया है। अगर किसी दिन साइंस का डेट था, वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने साइंस नहीं पढ़ा है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है। अगर हिस्ट्री का कुछ करना था 4 दिन में, तो 4 दिन में ही मैंने किया है, उसमें जितना हो पाए। ये टाइमलीनेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है जो कवर करना होता है। आप एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा नहीं कर सकते, एक बैलेंस, एक स्ट्रक्चर लेके आप चलोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोगों के डाउट रहते हैं, सारे क्लियर किए हमने, और जो भी आपके डाउट रह गए हो तो अगले वीडियो में हमारे टॉपिक पे उस पर बात होगी। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।